वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SK जीजूश्री। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर वाला था वो थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, इस टॉपिक में जो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार है, यानी तकनीकी और संस्थागत सुधार है, इस टॉपिक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कौन सा बन सकता है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन बनने की संभावना क्या हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन बनने की संभावना ये हो सकती है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन बनेगा, कृषि उत्पादन, अच्छे सुनना, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित, ध्यान रखना, वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ये प्रश्न आ सकता है, या इसी हिसाब से एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए किन्हीं 4-5 या 8-10 सुधारों के बारे में लिखिए आप। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के द्वारा भारतीय कृषि में लाए गए कोई सुधार बताइए। तो भारत सरकार द्वारा कृषि में लाए गए सुधारों के बारे में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से, देखो इधर देखो, देखो जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो कह रहा है तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में, यानी किसी भी प्रकार की तकनीकी रूप से कृषि में कोई भी सुधार नहीं किया गया। इसके अलावा संस्था भी नहीं बनाई गई है, सुधार भी नहीं किए गए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि का जो विकास हो रहा है ना, उसमें बैरियर, बाधा आ रही है, अवरुद्ध हो गया वो, तथा इसकी गति क्या है, बहुत ही मंद है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के एक बड़े भाग में, देखो क्या लिखा हुआ है कि सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी देश के एक बड़े भाग में अभी भी किसानों की खेतीबाड़ी के लिए मानसून और किसकी प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। कहने का मतलब है सिंचाई का विकास हो गया है, सिंचाई के साधनों का विकास हो गया है, लेकिन फिर भी भारतीय कृषि किस पर, मानसून और प्राकृतिक उर्वरक यानी रासायनिक खाद का यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आपको मैं बताऊंगा, वहां से लिखना है, अभी तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी, देखो 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि, कितने प्रतिशत लोगों को, 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। ये कि अब कृषि का विकास जो अवरुद्ध हो रखा था, इस कृषि के विकास को अच्छा करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर योजनाएं लाएंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो देखना, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अभी यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है, 1 नंबर पर क्या लिखना है, संस्थागत सुधार। हेडिंग लगानी है आपको संस्थागत सुधार, ये याद रखना। 1 नंबर हेडिंग क्या लगानी है, संस्थागत सुधार। किसमें लगानी है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के अंतर्गत 1 नंबर हेडिंग लगाना है कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो सबसे पहले उसमें संस्थागत सुधार की, तो संस्थागत सुधार की बात करें तो यहां से लिखना स्टार्ट करना। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की गई, ध्यान रखना। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी, ये लिखना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको बताता हूँ। चकबंदी व सहकारिता का विकास करना, देखो जिनमें जोतों की चकबंदी और सहकारिता का विकास करना तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना आदि प्रमुख है। ये जमींदारी प्रथा की समाप्ति से खेतों में करने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना अधिकार मिल गया है, जिससे उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जमींदारी मतलब पहले सारी की सारी जमीनें लोगों के पास नहीं होती थी, मुख्य या किसी राजा महाराजा के पास या सामंत के पास होती थी। जमींदारी प्रथा समाप्त करने के बाद जिन जमीनों पर पहले किसान काम करते थे उनको उस पर मालिकाना उनको हक दे दिया गया है। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत अगला देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। देखो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होती है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, यह आपको ध्यान रखना था। अब देखो, भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही भूमि, इसीलिए चकबंदी करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मैंने आपको बताया वो लिख लेना आपको साथ में। अगला लिखना, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम, 2 नंबर पर व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम, 2 नंबर हेडिंग लगाना और इसमें लिखना व्यापक भूमि
सुधार कार्यक्रम, ध्यान रखना, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत लिखना आपको, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लिखना है, देखो इसमें लिखना है भारत सरकार द्वारा, ऐसे लिखना है, यहां से स्टार्ट करना, मैं जैसे बोल रहा हूं शब्दों को, भारत सरकार द्वारा 1980 और तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखना क्या लिखना, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम में 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था, जो संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कदम कुछ महत्वपूर्ण कदमों से में है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर क्या उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा आपको क्या लिखना है कि व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लिखना है 1980 और 1990 के दशक के अंतर्गत बहुत बड़े विस्तृत रूप से क्या है व्यापक स्तर पर भूमि के विकास कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। जो इसमें कौन कौन से आपको बताया गया था महत्वपूर्ण कदम, यानी सूखाग्रस्त क्षेत्र, बाढ़, चक्रवात वाले, आग वाले, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, यानी कम इंटरेस्ट पर क्या देना, लोन देना आदि सुविधा की थी। इसके लिए लोन देने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दो महत्वपूर्ण कारक हो गए, ध्यान रखना। अब देखो इसके बारे में हम 1960 और 70 के दशक में जो हुई थी औद्योगिक क्रांति, 1960 और 1970 के दशक में दो क्रांति हुई थी, एक हरित क्रांति हुई थी, दूसरी कौन सी हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी। ये आरंभिक रणनीति थी भारत सरकार की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो अगला 3 नंबर लिखना आपको, मैं आपको बता देता हूं 3 नंबर लिखना आपको कृषि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, कृषि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, ध्यान रखना, प्रसार करना। 3 नंबर लिखना कृषि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना। पहला संस्थागत सुधार हो गया, दूसरा व्यापक भूमि सुधार हो गया, तीसरा कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यहाँ आपको लिखना है, देखो ये यहाँ से किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा और क्या किया गया था ये आपको मैं बता देता हूं। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, यानी आकाशवाणी और डीडी नेशनल पर किसानों के मौसम संबंधी जानकारी, कब वर्षा हो सकती है, किस प्रकार की कब कौन कौन सी समस्या आ सकती है उससे संबंधित, और कृषि से रिलेटेड, यानी कृषि में कौन सा रोग लग गया, कृषि में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, बीज अच्छे बीज कौन से हो सकते हैं, ये इसी प्रकार के सभी क्या होते हैं, इससे संबंधित शिक्षा दी जाती है। अगला आपको 4 नंबर पर लिखना है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हेडिंग लगानी है आपको 4 नंबर पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेना MSP, तो जैसे मान लेना क्या कर, मूंगफली है, तो मूंगफली क्विंटल पर आपको जैसे मान लेना 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो 5,000 रुपये भारत सरकार द्वारा या मंडी के द्वारा MSP निर्धारित कर दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अब आपसे कोई खरीदना चाहे ना, MSP 5,000 रुपये की है, तो आपको जितने भी वहां पर मंडी वाले हैं वो 5,000 से ऊपर ही आपसे खरीदेंगे, नीचे नहीं खरीदेंगे। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है, MSP से नीचे, यानी किसानों के साथ ये सबसे अच्छी बात है कि MSP के माध्यम से किसान क्या होते हैं, किसानों को ना अपनी जो भी वो मूंगफली जो भी है उनका उत्पादन किया है, वो उत्पादन के उससे अच्छे दाम मिल जाते हैं, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या लिखना आपको, देखो किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा सरकार करती है। ध्यान, खरीद मूल्य की सरकार क्या करती है, घोषणा करती है। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है,
ये 4 बातें आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। मैंने पहले भी बता दिया, संस्थागत सुधार, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम, कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और चौथा क्या हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। इनको मैंने विद डिटेल के साथ आपको समझा भी दिया और बता भी दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ये पहले भी आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 18 में भी आ चुका है और 15 में भी आ चुका है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर इसको इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना, किसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है, एक यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। भूदान और ग्राम दान आंदोलन दोनों अलग अलग है। भूदान यानी भूमि का दान करना, ग्राम दान यानी पूरे गांव के किसानों को या जो जिनके पास जमीन है उनके पूरे गांव दान में दे देना। देखो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे आप याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे नंबर पर आया। ये भी एक व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहले नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके अलावा ब्रह्मदत्त थे और विनोबा भावे थे, जिन्होंने अनेक सत्याग्रह में अपने निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, ध्यान रखना, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये याद रखना, को क्या घोषित किया था गांधी जी ने, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी क्या थी, आस्था थी। उनकी थी, विनोबा भावे साहब की थी। गांधी जी की शहादत के बाद, गांधी जी की शहीद होने के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। आपको इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है, ये इतना सा बात याद रखना कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, ध्यान रखना। यहां से लिखना है, एक बार जब वे आंध्र प्रदेश लिखना, इसके अंतर्गत भूदान के अंतर्गत लिखना, पहले हेडिंग लगा लेना। यहाँ पर क्या लगानी है, भूदान में आपको हेडिंग लगानी है। और भूदान के अंतर्गत आपको एक बात लिखनी है, क्या लिखनी है समझना, लिखना इस पे लिखना, विनोबा भावे जब आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का एक गांव है पोचमपल्ली में, यानी वहां पर भूमिहीन जो भी गरीब किसान बैठे थे उनको कुछ बातें बता रहे थे, बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। क्या मांगी थी, भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वह भारत सरकार से उनके बारे में इसके लिए क्या करेंगे, जमीन मुहैया करवाएंगे। या आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना इतना ही है कि जो भी मैंने आपको बताया था याद रखना। ये वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, वहां पर भूमिहीन जो गरीब ग्रामीण थे उन्होंने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी थी, ध्यान रखना। ये इतना लिख लेना है। फिर लिखना, आगे लिखना, श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए एक व्यक्ति हुए, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को, ध्यान रखना, यहां से बात याद रखना, भूदान आंदोलन में श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की थी। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया, ध्यान रखना, यात्रा की, पूरे भारत में फैलाया। जमींदारों ने जो उनके गांवों के मालिक थे, जो अनेक गांवों के मालिक थे, याद रखना, वापस सुनना, कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी, ध्यान रखना, उसे ग्रामदान कहा जाता है। तो इतना सा याद रखना, ये भूदान के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन में इतना ही बात लिखनी है, यहां तक भूदान के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की, अपना विचार पूरे भारत में फैलाया था। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गाँवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गाँव देने की पेशकश की थी, उसे क्या कहा जाता है, ग्रामदान आंदोलन या ग्रामदान कहा जाता है। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको बातें थोड़ी सी याद रखनी